हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। चलो ये देखते हैं, आज क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। और आप लोगों को अगर काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट कुछ याद है तो बहुत अच्छी बात है। बोला गया कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। इस सेटअप बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर एज शोन इन फिगर एंड इलेक्ट्रॉन्स एंटर द फील्ड। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन बच्चों, और इसमें एक वी नोट स्पीड से फील्ड में एंटर किया है, ठीक है। सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद इन स्पीड वी नोट, द लेंथ ऑफ द प्लेट, ये वाली लेंथ हमें गिवन है एल है। हमसे पूछा गया फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये इस एंड वाले पॉइंट से बाहर निकलने वाला है तो कितना एंगल वो बनाने वाला है, हमें वो कैलकुलेट करना है, यानी थीटा वी हैव टू कैलकुलेट। हेलो, चलिए, तो वी हैव टू कैलकुलेट थीटा। अब मेरी बात समझना ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बच्चों। यहां पर अगर हम बात करें बेसिक काइनेमेटिक्स की, तो हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। ध्यान से देखना, मैं ये 3 डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। हालांकि आप लोग पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समझ लो। अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आती किसके कारण है? अब एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अब मेरी वेलोसिटी या मेरी स्पीड चेंज कब होगी? जब कोई पीछे से मुझ पे धक्का मारेगा ना, फोर्स लगाएगा तो मैं भगूंगा, और भगूंगा तो मेरे में वेलोसिटी आएगी, यानी यू कैन से वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है फोर्स इज द ओनली कॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। फोर्स के कारण एक्सेलरेट होगा पार्टिकल। अच्छा, अब बात ये आती है कि स्पीड चेंज हो रही है या स्पीड घटेगी या नो चेंज इन स्पीड। भैया यहां से 3 केसेस होने वाले हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो हो सकता है उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाए, हो सकता है उसकी स्पीड लगातार घटती जाए, हो सकता है उसकी स्पीड कम हो जाए। अब आप पूछोगे कि सर अगर फोर्स लग रहा होगा तो हाउ इट इज पॉसिबल कि स्पीड कम हो जाए? पॉसिबल है, ध्यान से सुनना। अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, नहीं सुनो एक बारी, अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सोचो मैं चल रही इसी डायरेक्शन में रहा हूं और अनु ने पीछे से धक्का भी मुझे इसी डायरेक्शन में मारा, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस मेरी स्पीड बढ़ने वाली है, पक्का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी तो पक्की बात है वेलोसिटी हमेशा बढ़ती जाएगी, हमेशा। यानी यहां पर वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होने वाली, ध्यान रखना बच्चों ये वाले पॉइंट्स। सेकंड केस है, मैं तो रास्ते जा रहा हूं, भग रहा हूं, और एक रास्ते से बच्चे मुझे पीछे खींच रहे हैं, यानी फोर्स पीछे लग रहा है और मैं आगे की डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो क्या होगा सर, मेरी स्पीड धीरे 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 कम होती चली जाएगी। मतलब इस केस में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इफ बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो वेलोसिटी लगातार कम होगी, एक पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, और इन्हीं क्वेश्चन को हम बोलते हैं वेरी गुड पलटी मार क्वेश्चन। क्या बोलते हैं बच्चों? पलटी मार क्वेश्चन। और जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि अगर इस चौक को मैं ऊपर फेंक दूं तो एक पॉइंट पर रुकेगी फिर नीचे आएगी। क्यों? रीजन समझो, मैंने वेलोसिटी ऊपर दी है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, कि अगर किसी भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लग रहा है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, यहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यहां पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यहां पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चलिए, तो अगर 90 डिग्री आ जाता है ना, तो बच्चों इस 90 डिग्री में यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो याद क्या रखना है? वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहने वाली है, नो चेंज इन वेलोसिटी, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमने वाला है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी याद रखना हमेशा इस वाली लाइन को, वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन को अटेन, एक्सेलरेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगी हमेशा। एक्सेलरेशन इधर है तो वेलोसिटी चाहेगी कि एक्सेलरेशन की तरफ मुड़े हमेशा, तो वो ऐसे ऐसे करते करते एक सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ को अटेन करने वाला है। अब इसमें देखिए हमारे पास कौन सा केस आता है। पहली बात तो क्या यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? अभी कल ही हम लोगों ने बोला था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है सर F/m, और F कितना लगेगा बच्चों? F लगेगा सर QE
डिवाइडेड बाय m। ध्यान से देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? यस सर। क्या क्यू कांस्टेंट है? यस सर। मास भी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पहली बात तो हमें इतना समझ में आ गया। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चे, प्लीज पे अटेंशन। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में इनिशियली कितना एंगल है? देखिए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में इनिशियली क्या एंगल है? एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में इनिशियली 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल, यानी इनिशियली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सीधा चलेगा। लेकिन जो कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये खुद नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने की कोशिश करे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर यहां पे ये प्रोटॉन होता तो ये नीचे की डायरेक्शन में टर्न कर जाता। जिस पाथ पे चला है ना, उसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री, इसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री, ये होता है पाथ। अब ध्यान से सुनना, जिस रास्ते पे चलोगे जो आपकी ट्रेजेक्ट्री होगी, बेसिकली वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अब देखो, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इनिशियली एक्स एक्सिस और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ा तो पार्टिकल ने अपना पाथ डेविएट किया, तो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी तो ये रही बच्चे। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, वन इज अलोंग vx, यानी ये vx कंपोनेंट हो गया, और ये कंपोनेंट क्या हो गया बच्चों? vy, यानी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। v cos थीटा को vx लिख सकता हूं और v sin थीटा को vy लिख सकता हूं। अब सोचने वाली क्या बात है, अगर मैं इस vx और vy को बनाऊं, ध्यान से देखना, दिस इज vx, दिस इज vy, और एक्सेलरेशन किधर लग रही है? नी। जिधर फोर्स लगेगा वही एक्सेलरेशन होगी, तो एक्सेलरेशन लगा है नीचे। अब ध्यान से देखो, जल्दी आंसर बोलेंगे सभी बच्चे। एक्सेलरेशन कौन सी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है? vx को या vy को? vx को या vy को? जल्दी देखो। वेरी गुड, vy। वेरी गुड, वेरी गुड। रीजन समझ में आ गया क्यों? क्योंकि सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 180 डिग्री है और इसमें 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाली में तो बच्चे ये माइक म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में vx में तो एंगल 90 डिग्री, नो चेंज, बट vy और एक्सेलरेशन में चेंज हो गया, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यस सर। अब देखिए बच्चों, अब सिंपल से हमसे पूछा गया एंगल निकालिए। अब याद करो, एंगल तो हम इजीली निकाल सकते हैं। सर दिस इज थीटा, दिस इज vx, दिस इज vy, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? सभी बच्चे बोलेंगे टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? vy बाय vx। यानी अब मुझे vy पता लग जाए, vx पता लग जाए। अब देखो, पूरे प्रोसेस में vx पे कोई चेंज नहीं हुआ, पूरे प्रोसेस में vx में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, vx में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब हम क्या करें? बहुत सिंपल सा फंडा है, देखो बहुत सिंपल सा फंडा। यहां से यहां तक जाने के लिए ये l डिस्टेंस है, l डिस्टेंस है। यहां से यहां तक जाने के लिए मान लेते हैं टाइम t लगा। कितना टाइम लगा बच्चों? t। और यहां से यहां तक जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगी? vx। तो vx को हम क्या लिख सकते हैं? बाय टाइम। चलो चलो चलो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए, तो अब यहां से बहुत सिंपल। अच्छा, vy कैसे कैलकुलेट करूं? हाउ टू कैलकुलेट vy? लेकिन vy में हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाने वाले। रीजन हमें समझ में आता है, क्योंकि सर vy लगातार चेंज होती जा रही है, vy लगातार चेंज होती जा रही है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मेरे पास इक्वेशन है vy, दिस इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने इक्वेशन लगा दिया। अब देखो, vy हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियली पॉइंट पे देखो बच्चों, इनिशियली पॉइंट पर vy की वैल्यू कितनी है? 0। और vx कितना है बच्चों? v0 है ना, vx v0 ही है हमारे पास, क्योंकि इसी स्पीड से इसने एंटर किया है। चलिए जी, बहुत सुंदर। तो ये तो 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन देखिए, vy ऊपर है, ay नीचे लग रहा है, तो माइनस a इंटू टी। लो जी, vy की तो वैल्यू हमारे पास आ गई। यहां से यहां तक जाने में t टाइम लगा है बच्चों, t टाइम। अब ये t टाइम को कैसे निकालूं? सर बेसिकली डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। इनिशियल स्पीड देखियो बच्चों कितनी है? v0। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना है? t।
यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कितना है l, तो मैं t को कैसे लिख सकता हूं, देखो l बाय स्पीड यानी v नोट। लो जी रख दो, आंसर आ गया। यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी वी बाय वी एक्स। और जहां पर एक्सेलेरेशन यूज करनी है बच्चों, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, क्यू ई बाय एम। सभी बच्चे बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट छोड़ो, न्यूमेरिकल छोड़ना, कॉन्सेप्ट समझना कि क्या वो तीन सिचुएशन समझ में आई। वेलोसिटी एक्सेलेरेशन तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन तो वेलोसिटी हमेशा घटेगी और एक पॉइंट पर जीरो हो जाएगी और फिर पलट के वापसी आने वाली है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन ये आ जाए तो वेलोसिटी हमेशा एक्सेलेरेशन के पाथ को अटेन करने की कोशिश करेगी और वो सर्कुलर पाथ में, कर्व्ड पाथ में घूम जाएगी। जल्दी बताइए क्या यहां से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? तो अब हम बात करने वाले हैं बच्चों, अभी देखना, ध्यान से सुनना। अब हम बात करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों मेरे बात ध्यान से सुनना, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनने वाले हैं पहली बात, और यहां से डायरेक्ट प्रॉपर्टीज भी आ जाती है 1 से 2 नंबर में। अब समझने की कोशिश करना प्लीज। अभी तक कल तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो के क्यू आर वेक्टर बाय आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर 3। अच्छा एक बात बताइए मुझे, सिंपल सी बात बताइए, अगर यहां पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, इफ सोर्स इज पॉजिटिव इन नेचर, और तो मुझे पता कैसे लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है? तो हम उसको टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज रखते हैं, और पॉइंट चार्ज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव इन नेचर। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब धक्का मारेगा, तो इधर जाएगा ही। अगर मैं इसको यहां रख दूंगा तो क्या होगा बच्चों, तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि कुलाम्ब्स लॉ ने क्या बोला था, फोर्स हमेशा उन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगने वाला है। जिन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करके जो भी लाइन होगी ना, या तो उस लाइन से बाहर जाते हुए या उस लाइन की तरफ आते हुए। तो अब यहां से क्या बोला गया, सुनना ध्यान से, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, प्लीज पे अटेंशन, इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, कि जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी ना, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होगी, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में देखना, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहां से वी नोट था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी। आप अब पूछोगे कि सर ये तो देखना, ये तो ऐसे जा रहा था, बट अल्टीमेटली तो क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पाथ को अटेन करने की कोशिश कर रहा था। और अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हम पार्टिकल को रेस्ट, यहां इनिशियल स्पीड अगर मैं वी नोट ना देता, अगर मैं इनिशियल स्पीड वी नोट ना देके मैं यहां खाली पार्टिकल को रख देता, रेस्ट पर होता, इनिशियली रेस्ट पर होता, यानी वी नोट की वैल्यू 0, तो पार्टिकल किधर जाता, प्लीज पे अटेंशन, पार्टिकल डायरेक्ट इस लाइन के अलोंग जाता है, या तो नीचे या ऊपर, वो डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है। अभी समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने के लिए क्या करना है, सोर्स चार्ज के विसिनिटी में एक पॉइंट चार्ज लेके आ जाओ जिसपे हमें टेस्ट करना है। तो ये सोर्स चार्ज, ये भी पॉजिटिव नेचर, पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव नेचर का होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। तो जो इस सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो कैसे निकलेंगी, अवे फ्रॉम दी चार्ज, यानी चार्ज से दूर होता हुआ जाएगा। और अगर ये नेगेटिव हो जाता तो बच्चों, तो ये वाला चार्ज इसकी तरफ आता, टूवर्ड्स दी सोर्स चार्ज। तो क्या पहली प्रॉपर्टी क्या बनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, और एट इंफिनिटी, ये याद रखना बस, कि या तो वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होने वाली होगी या इंफिनिटी से। इंफिनिटी कोई भी एक नियर बाय पॉइंट भी हो सकता है। बेसिकली इंफिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म, इट्स अ रिलेटिव टर्म। ये रिलेटिव टर्म कैसे होती है, इसका कॉन्सेप्ट कल समझाएंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। मेरा हाथ जो कि 1 फीट के आसपास है,
ये एक फाइनाइट लेंथ भी हो सकती है और ये एक इनफाइनाइट लेंथ भी हो सकती है। टोटली डिपेंड करने वाला है कि हम किस पॉइंट से, यानी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होने वाला है। बस अभी इतना याद रखो, समझाऊंगा सारी चीजें। चलिए अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या हुआ। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स दी आ रहा है, यानी ये चार्ज यहां पर आके टर्मिनेट कर देता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट नेगेटिव और एट इंफिनिटी। याद रखना बच्चों, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो इंफिनिटी से स्टार्ट भी हो रही है, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो इंफिनिटी पे टर्मिनेट भी हो रही है। दैट्स इट। स्टार्ट कहां से होगी? पॉजिटिव और इंफिनिटी, और खत्म कहां होगी? नेगेटिव और इंफिनिटी। सबसे पहली बात अब सुनना कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी, तो बनी कैसे? तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हुए, अवे फ्रॉम द सोर्स, तो ऐसे जाएगी ये। दीज आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अच्छा ये कैसी होती है? क्या ये दिखती है क्या? आंसर है नहीं, दिखती तो नहीं। दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइंस। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्यों बोला गया? रीजन समझो कि अगर मैं यहां पर चार्ज को रख देता हूं, क्यू नोट को रख देता हूं, तो जो क्यू नोट पे फोर्स लगेगा ना बच्चों, वो इसी डायरेक्शन में लगने वाला है, इसी डायरेक्शन में। इफ इनिशियल वेलोसिटी, इफ v या u, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्यू नोट इज जीरो, अगर क्यू नोट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही भागने वाला है। नो अदर ऑप्शन। चलो अब यहां से थर्ड पॉइंट देखिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ फोर्स की भी डायरेक्शन देगी। ये पॉइंट इसमें ऐड कर लेना कि टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फोर्स। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एंड फोर्स की भी डायरेक्शन हमें मिलती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके पास एक चार्ज के पास दो डायरेक्शन आ जाएगी। इज इट पॉसिबल कि ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा? नहीं भाई, मैं एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में जा सकता हूं। ऐसे थोड़ी ना मैं ऐसे भी जा रहा हूं और ऐसे भी जा रहा हूं, ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट हैज ओनली वन डायरेक्शन। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इट हैज टू डायरेक्शन, जो पॉसिबल नहीं होगी। एक चार्ज के पास एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, लेकिन यहां पर दो डायरेक्शन है, तो पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ जाए, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, और हमसे बोला गया दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, विच वन इज ग्रेटर? तो हमें ध्यान रखना है कि जहां डेंसिटी ज्यादा होगी ना, डेंसिटी लाइंस बहुत पास होगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होने वाली है। तो E एट A इज ग्रेटर देन E एट B, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद कर लो, जब न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव बताइए, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव इन परफेक्ट, विच आर पाथ इंडिपेंडेंट। बहुत बढ़िया। अभी ये वाली प्रॉपर्टी याद कर लो बस, इसका यूज हम करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा, कंजर्वेटिव में वर्क डन कितना होता है? वेरी गुड, वर्क डन होगा 0। बहुत बढ़िया यशांशी, परफेक्ट रिप्लाई। एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, कितनी लाइंस निकल रही है किसी भी चार्ज में से या कितनी लाइन टर्मिनेट हो रही है किसी भी चार्ज में, टोटली डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
number of field lines is directly proportional to magnitude of charge। बच्चे ये प्रॉपर्टी याद करना, और इस प्रॉपर्टी के बेस पे IIT JEE ने, CBSE ने भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछ चुकी है, वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। जल्दी बताइए क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आई? परफेक्ट, जल्दी सभी बच्चे। चलिए, तो ये वाली प्रॉपर्टी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करने वाला, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करने वाला है। जहां ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वहां डेंसिटी ज्यादा, जहां कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। स्टार्ट होगी पॉजिटिव से और टर्मिनेट होगी नेगेटिव पे, या स्टार्ट भी इंफिनिटी से मान सकते हो और टर्मिनेट भी इंफिनिटी से मान सकते हैं। पॉजिटिव, ये दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इमेजिनरी लाइंस होती है बच्चों, ठीक है ना। अब एक प्रॉपर्टी और आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी उसको नहीं यहां पे डिस्कस करने वाले। जब हम कंडक्टर्स पढ़ेंगे ना तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ भी जाएगा। लिख लो बेशक प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। चलिए, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी बच्चों, लेकिन इन बेसिक प्रॉपर्टीज पे से देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अभी तक जितने भी पढ़ा ना, जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने, सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे यहां पर, तो प्लीज पे अटेंशन। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, बोला गया कि देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2, और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दी गई है बच्चों। ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इन्होंने दे दिया डायग्राम। अब हमसे बोला गया ऑप्शन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 is greater than magnitude of Q2. Option B, magnitude of Q2 is Q1 is less than magnitude of Q2. C, electric field is zero at the extreme right of Q2, at the extreme right of Q2. D, electric field is zero at the extreme left of Q1, या E, electric field is zero in the middle between Q1 and Q2। जल्दी बताइए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा लो, A B C D E F, नन ऑफ द अबव। इसके पीछे ही पड़े रहना बेटा जीवन में, नन ऑफ द अबव के पीछे पड़ेंगे, नन ऑफ द अबव ही मिलने वाला है। जल्दी। अच्छा, एक बच्चे ने मनीषा ने और अनु ने बोला है, मनीषा एंड अनु ने बोला है ए, यशांशी ने बोला है ई, बाकी अच्छा कीर्ति ने बोला है ई। ओके, कीर्ति ने बोला है ई, रेस्ट ये तो तीन ही बच्चों के आंसर आए भाई। आपको यशांशी को लगा है सी। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेना, मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है। चलिए, चार बच्चों के आंसर है। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने कि नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो देखो यहां से ओरिजिनेट हो रही है। अच्छा, एरो को ध्यान से रखना, एरो मतलब अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है, तो ये समझ में आ गया ये पॉजिटिव है। ये टुवर्ड्स द सोर्स आ रहा है, तो ये समझ में आ गया Q2 नेगेटिव है। तो Q1 पॉजिटिव बन गया बच्चों हमारे पास, Q2 नेगेटिव इन नेचर बन गया। चलिए, ये तो हमें समझ में आता है। अब यहां से देखिए कितनी नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर आ कितनी रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से ज्यादा लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, यहां पे कम लाइंस टर्मिनेट हो रही है। तो पहली बात तो ये ऑप्शन करेक्ट है।
अच्छा एक बात और बताओ, अब कुछ कुछ ये कॉन्सेप्ट वो नहीं बना जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। याद रखना इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था कि Q1 ज्यादा है, मान लो जितनी लाइन है ना उतने ही का ही चार्ज मान लेते। कितनी लाइन से 8 है तो 8 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है। यहां पे कितनी लाइन है 6, तो यहां पे -6 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है। अब उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब सोचो ये कौन सी कंडीशन आ गई। अरे सर ये तो वो कंडीशन आ गई जिसमें दोनों का चार्ज अपोजिट नेचर का था। तो अपोजिट नेचर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होती है, साइड में होती है, छोटे वाले के पास होती है। साइड में होती है, छोटे वाले के पास होती है। तो इन दोनों के साइड में होगी या तो या यहां पर, लेकिन होगी किसके पास में, छोटे वाले चार्ज के पास। तो छोटा कौन है 8 या 6। हाँ तो सी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन बोथ आर राइट। पहले बताइए क्या आप प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप लोग कर सकते हो। एक प्रॉपर्टीज और याद करनी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होते हैं, बट जब कंडक्टर्स पढ़ाऊंगा ना तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि क्यों ऐसा होने वाला है। अभी के लिए जितनी प्रॉपर्टीज लिखी है उनको याद करो, दिमाग में बैठा लो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो याद करना, सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखना कि जो सर ने बोला क्या वहां पर एप्लीकेबल हो रही है। अब देखो ये सी पॉइंट को डिस्कस करो एक बारी। सी पॉइंट कितना अच्छा है, इसमें थोड़ी ना बोला गया इक्विलिब्रियम निकालना है, बट हमें समझ में होना चाहिए कि सर ने ऐसा भी कुछ बताया था। अरे इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स 0, और फोर्स 0 का मतलब क्या है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है, Q × E। फोर्स 0 इक्विलिब्रियम का मतलब वही था कि फोर्स 0 होना चाहिए। और फोर्स 0 दो प्रकार से हो सकता है, या तो डायरेक्ट लिखा जाए फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा तो भी फोर्स 0 हो सकता है। तो अब जो बच्चा ये सब चीजें सोच पा रहा है इसका मतलब वो सही लेवल पे जाता जा रहा है पढ़ाई करते हुए। चलिए इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक जो अभी ये चार्ज था ना, जैसे हमारे पास 2 चार्जेस गिवन थे, तो हमें ये तो समझ में आ गया यहां से 8 लाइंस निकल रही थी। हमने माना जितनी लाइंस निकल रही है ना उतनी ही माइक्रोकुलाम का चार्ज है। मान लिया, मैंने माना है कि आप लोगों को थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दूं। तो दिस इज 8 माइक्रोकुलाम एंड दिस इज -6 माइक्रोकुलाम। याद करो इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी थी हम लोगों ने, कुछ बेसिक से केसेस देखे थे कि हो सकता है दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर हो सकता है दोनों चार्ज नेगेटिव नेचर हो सकता है एक चार्ज पॉजिटिव हो एक चार्ज नेगेटिव हो। यही तो देखा था ना बच्चों हमने। फिर हमने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस पे लगने वाला एफ नेट 0, मतलब कि अगर मुझ पे एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, दोनों एक राइट में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, एक लेफ्ट में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल मैं यहीं पर हूं, तो क्या मुझ पे फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स 0 है। इट मींस मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हूं। तो एफ नेट का मतलब इक्विलिब्रियम। अब सोचो जब हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े थे इक्विलिब्रियम वाले, तो जब दोनों का चार्ज सेम, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, तो हमने देखा था इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में आने वाला है। वो यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, इसमें भी इनके बीच में आने वाला है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स एफ नेट 0 होगा, वो बीच में होने वाला है। लेकिन अगर दोनों का नेचर अलग अलग आ गया तो इक्विलिब्रियम बीच में नहीं आएगा, या तो यहां आने वाला था या यहां आने वाला था, लेकिन इन दोनों में से भी कहां पर आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। इफ Q2 इज लेस देन Q1 है तो इक्विलिब्रियम यहां पर आ जाएगा। इफ Q1 इज लेस देन Q2 है तो इक्विलिब्रियम यहां पर आ जाएगा। याद करने का तरीका क्या बोला था, दोनों का नेचर सेम तो इक्विलिब्रियम बीच में, दोनों का नेचर अपोजिट तो इक्विलिब्रियम बाहर साइड में छोटे वाले के पास, बस। तो अब उसने बोला कि इस केस में इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट 0। अब एफ नेट 0 कब होगा बच्चों, सर हमें पता है एफ नेट का मतलब होता है Q × E, यानी एफ नेट 0 होने का मतलब क्या है, डायरेक्टली E की वैल्यू 0 हो जाए। E की वैल्यू 0, E की वैल्यू 0 कब होगी, अपोजिट नेचर में, साइड में छोटे वाले के पास। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ Q2। बोलो समझ में आया। चलिए एक प्रॉपर्टी और याद कर लो। अब जब इतनी आ गई, हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये Q1 है ये Q2 है, जैसे कल हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल पढ़ा था कि यहां पर हम लोगों को इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये Q हमें C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो
तो वो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता बच्चों, हमें किसी भी पॉइंट पर ई नेट मिलता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमें इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड और उन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर मिलने वाला है। तो कई बार बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ई नहीं होता, वो ई नेट होगा। अब सी पे क्या मिला था, इसके कारण E1 माना था हम लोगों ने, इसके कारण E2 माना था। तो सी पर रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो दिस इज व्हाट, ई नेट। तो किसी भी पॉइंट पर हमें ई नेट मिलता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, E1 E2 नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्चुअली भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इसको लेते हुए। बताइए, बात समझ में आई? अभी हम बात करने वाले हैं कुछ चार्ज डेंसिटीज के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने रोटेशन में पढ़ा था बच्चों, रोटेशन में आपको बताया था, वहां पे मास डेंसिटी पढ़ते थे हम लोग। अब यहां पर क्या होगा, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो अलग अलग बॉडीज पे होने वाला है। जरूरी नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव ही हो, लेकिन हमारे जितने भी लॉज थे ना बच्चों, कुलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, दीज ऑल आर पॉइंट सोर्सेज। देखो, पॉइंट सोर्सेज पर ही एप्लीकेबल थे ये वाले फॉर्मूलेज। दो के बीच में फोर्स भी हम लोगों ने पॉइंट चार्ज मान के निकाला था, Q1 Q2, और सोर्स Q सोर्स को भी हम लोगों ने माना था कि एक Q सोर्स है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला और उसकी डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा, यहां से एक चीज और क्या ध्यान रखना, प्लीज पे अटेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ये डायरेक्शन में है, दिस रिप्रेजेंट्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये वाला एंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और किस डायरेक्शन में जा रहा है ये वाला एंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब हमसे बोला गया कि अगर मैं यहां पर एक Q चार्ज को रख दूं एंड दिस Q चार्ज इज पॉजिटिव इन नेचर, तो ये बताइए किस डायरेक्शन में जाने वाला है, राइट या लेफ्ट? तो आंसर है सर ये राइट में जाने वाला है, क्योंकि यहां पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करने वाला। तो याद क्या रखना है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में चलेगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज रख दूंगा तो सर नेगेटिव का चार्ज का मतलब क्या, ये अब इस डायरेक्शन में खिंचाएगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए, अब हमें कुछ चार डेंसिटीज के बारे में बात करनी है बच्चों। जरूरी थोड़ी ना कि हर बारी हमारे पास पॉइंट सोर्स ही आए ना, इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि एक रोड है, उस पे हम लोगों ने चार्ज कर दिया, एक सरफेस है हमने उसको चार्ज कर दिया, एक सॉलिड स्फीयर टाइप है हमने उसको चार्ज कर दिया, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, शीट, कैसा भी हो सकता है। अब आपको याद क्या करना है उसमें, सुनना कि हमारे पास 3-4 डेंसिटीज है बच्चों। वन इज लैम्डा, वन इज सिग्मा, वन इज रो। ये सेम वैसा है जैसे आप लोगों ने रोटेशन में पढ़ा था, वहां पर मास डेंसिटी बोल दिया था बस, और कुछ नहीं है। लैम्डा, इसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कॉन्सेप्ट समझना, बाकी तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे विल नो ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस, नाम पे ध्यान देना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड दिस इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब पहले इनके बारे में ना इनको थोड़ा फील कर लेते हैं बच्चों। ये लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन जैसा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहां कहां यूज होगा लैम्डा, कहां कहां यूज होगा सिग्मा, कहां कहां यूज होगा रो, वो देखते हैं। कि अगर हमारे पास एक कोई भी लाइन आ गई, लाइन सोर्स या रोड आ गया कोई भी हमारे पास, ROD आ गई मेरे पास, तो जैसे ही इसको यूज करने वाले हैं, इस पे कौन सा यूज करने वाले, लैम्डा। अच्छा, अगर किसी भी एक लाइन चार्ज को मतलब मेरे पास एक वायर है, तो वायर को मैं ऐसे कर्व कर दूंगा, कर्व करके मैं उसको सर्कल भी बना सकता हूं, उसको मैं सेमी सर्कल भी बना सकता हूं, उसको मैं आर्क भी बना सकता हूं। ध्यान से सुनना, इसकी कैसी कैसी शेप्स पॉसिबल है।
इसका यूज करके मैं एक सर्कल भी बना सकता हूं, यानी रिंग, ध्यान से सुनना, रिंग भी बना सकता हूं। इसका यूज करके मैं एक सेमी सर्कल, सेमी रिंग, हाफ रिंग भी बना सकता हूं, और मैं आर्क भी बना सकता हूं। तो कहीं पर भी ये शब्द लिखे मिले ना आपको, रोड, रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, आर्क ऑफ अ रिंग, तो आपका दिमाग दौड़ जाना चाहिए कि हमें कौन सी डेंसिटी का यूज करना है बच्चों, लैम्डा। कौन सी डेंसिटी का, लैम्डा का यूज करना है। अच्छा, ये आ गई सरफेस। अब सरफेस के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना, मान लो कि ये आपके पास कुछ ऐसा एक सरफेस आ गया, दिस इज अ सरफेस। तो जो भी चार्ज होगा वो इस सरफेस पे रहने वाला है ना, तो सरफेस पे रहने वाला है, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी हमने देखा शीट, शीट आ गई तो भी सरफेस। अच्छा, एक बात हो, अब यहां पर ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक होता है होलोस्फेयर जस्ट लाइक योर फुटबॉल, एक होता है तुम्हारा स्फेयर जस्ट लाइक योर तरबूज या खरबूजा, व्हाटएवर, वाटरमेलन, जो भी है वो। तो एक अंदर से भरा हुआ है, एक अंदर से खोखला है। तो जो खोखला होता है ना उसको बोलते हैं हम होलोस्फेयर, और जो भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम सॉलिड स्फेयर। अब सुनना, तो ये बताओ मुझे कि होलोस्फेयर में मैं सिग्मा का यूज करने वाला हूं या रो का यूज करने वाला हूं? होलोस्फेयर, वेरी गुड, क्योंकि सर होलो का मतलब क्या, अंदर से तो खाली है, तो सरफेस सरफेस है बस उसका। तो जितना भी चार्ज एसोसिएट होगा वो फुटबॉल के सरफेस पे आने वाला है, फुटबॉल के सरफेस पे, और जैसे ही सरफेस आ गया तो हम यूज करने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, होलोस्फेयर यानी सिग्मा का यूज करने वाले, और सॉलिड आ गया, भरा हुआ ठोस आ गया, तो उसमें तो अनडाउटेडली अपना रो चलेगा, यानी सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। हालांकि इस वाले टाइम में जो आपका एग्जाम है उसमें ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया गया है, ये वाला भी डिलीट कर दिया गया है, बट मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोगों का मेन एम सीबीएसई नहीं है, आपको कहीं ना कहीं अच्छा एग्जाम क्रैक करना है, तो ये सब चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। अभी पूरा पढ़ेंगे सिलेबस, जो जो हमें पोर्शन डिलीटेड है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि ज्यादा डिलीट है नहीं, और वो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो डिलीटेड है वो हमें पढ़ाना ही पड़ेगा। तो पढ़ लो अभी, जब हमें जरूरत पड़ेगी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे सीबीएसई के लिए, वो कट करा देंगे हम लोग कि ये मत पढ़ के जाना, ठीक है। चलो बोलो, इतना तुम्हें समझ में आया? मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन, मेजर कंफ्यूजन पार्ट है ये कि सर लैम्डा, कभी कहीं आप लैम्डा यूज कर लेते हो, कभी कहीं सिग्मा यूज कर लेते हो, कभी रो कर लेते हो, आपकी मर्जी चल रही। नहीं बच्चे, मर्जी नहीं। जैसी शेप ऑफ दी आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएंगी ना, बॉडीज की जैसी भी शेप आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना है। फिर हमें ये देखना कि कैसे कैसे हम उस रोड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम रिंग बना सकते हैं, रिंग को काट के हम रोड बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। तो हम लोग लैम्डा, सिग्मा एंड रो का यूज करने वाले। अब थोड़ा सा बात करो, लैम्डा इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे? अभी तक डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने एक ही पढ़ा था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती थी। यहां पर 3 प्रकार की डेंसिटी हो जाएगी। अब चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए इनकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ज की यूनिट होते हैं कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर और कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब सोचो, एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इसमें से एक रोड है, रोड, लेकिन मेरे लिए क्या है बच्चे, मेरे लिए जितने भी फिजिक्स में फॉर्मुलेज है ना, सारे के सारे फॉर्मुलेज पॉइंट मास के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन सर ये तो पूरी बॉडी आ गई। अब इस बॉडी में से क्या करना है, आपको तो पॉइंट सोर्स चाहिए, पॉइंट चार्ज की तलाश करनी है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे डिजाइन किया गया है। इसके लिए हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो 15 से 16 मिनट की है। मैं आज लेक्चर खत्म होने के बाद वो उसको आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वो देखना जरूर। उसका यूज करके ना आपको इंटीग्रेशन भी समझ में आ जाएगा, और वो छोटा सा एलिमेंट कैसे चूज करना होता है वो भी समझ में आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन से सिखाया है, तो देखना उसको जरूर। अब देखो, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करते हैं बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट। हालांकि ये बहुत छोटा दिखा दिया मैंने, इससे भी छोटा होता है, इसको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं। ये वाला एक छोटा सा एलिमेंट, और इस पे मानते हैं कि इसकी जो लेंथ है ना वो dx है, और जो इस पे चार्ज होगा वो dq है। dq चार्ज, छोटा सा चार्ज की ही जरूरत है, क्योंकि मेरे सारे फिजिक्स में फॉर्मुलेज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर
पॉइंट सोर्सेज, तो इसलिए हम छोटे चार्ज के बारे में बात करेंगे। चलो, इसकी लेंथ कितनी होगी? बहुत छोटी सी। और लैम्डा कैसा है बच्चों? अभी हमारे सीबीएसई के पॉइंट के लिए लैम्डा कांस्टेंट भी हो सकता है, लैम्डा वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल आ गया तो समझ लेना कि वो आईआईटी जेईई की तरफ बढ़ते जा रहा है, और लैम्डा कांस्टेंट आ गया तो समझ लेना कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चार डेंसिटी वेरिएबल के साथ भी डील करने वाले और हम लोग कांस्टेंट के साथ भी डील करने वाले। तो अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो फॉर्मूला देखो क्या बना, लैम्डा दिस इज नथिंग बट dq बाय dx, dq बाय dx। अब लैम्डा कांस्टेंट है, इसकी लेंथ हमें पता लग जाए तो dq को मैं कैसे लिख सकता हूं? लैम्डा इंटू dx। और पूरा चार्ज निकालना है तो बच्चों इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बताइए क्या ये वाला फॉर्मेट समझ में आया सभी बच्चे? बहुत बढ़िया। अब सुनो, अगर ये सरफेस आ गया तो सरफेस का मतलब क्या होगा? शीट हमें गिवन होगी बच्चों। अब ये शीट पे हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट में भी पॉजिटिव इन नेचर, में भी नेगेटिव इन नेचर, उसके बारे में हम डील करेंगे नहीं। तो इस चार्ज में इस सरफेस में से भी क्या लेंगे? छोटा सा सरफेस। जैसे यहां पे छोटी सी लेंथ तो यहां पे छोटा सा सरफेस है ना, और छोटे से सरफेस का एरिया मान लेते हैं ds छोटा सा एरिया। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? dq। तो फिर अगर सिग्मा कांस्टेंट है, इफ सिग्मा इज कांस्टेंट, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? सिग्मा ds दिस इज इक्वल्स टू dq। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर हमारे पास चार्ज आ जाएगा। और सिमिलरली इन द सेम फैशन इसको भी क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? रो इंटू dv दिस इज इक्वल्स टू dq। तो ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बच्चों, कि हमारे पास चार डेंसिटी में डील करने वाले तो तीन प्रकार की चार डेंसिटी हो सकती है और उनको लिखने का तरीका ऐसा है। इसके साथ जो भी वीडियोस है कि हमें वो छोटा सा एलिमेंट कैसे चूज करना डिफरेंट बॉडीज के लिए, वीडियो बनाई हुई है, शेयर कर दूंगा, देख लेना, आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन पार्ट बढ़ जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम बहुत बेसिक सा, जो कि 3 नंबर में एक टॉपिक आता है हमारे पास, कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। पहले डाइपोल क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल के बारे में बात करेंगे। अभी बहुत बेसिक सा टेस्ट लूंगा आपका, समझाना मुझे डाइपोल, मुझे बताना एक बारी कि विच वन इज डाइपोल। डाइपोल होता क्या है? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ए बी सी डी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस 2q माइनस क्यू माइनस 2q प्लस क्यू माइनस 2q प्लस 2q। इसमें से देख के बताइए मुझे विच वन इज डाइपोल, विच वन इज नॉट डाइपोल। ए और अच्छा, ए एंड डी आर डाइपोल, परफेक्ट। इनके बारे में क्या ख्याल है? ओके, चलिए परफेक्ट। चलो, तो आपको डाइपोल का बेसिक नेसेसिटी पता है। डाइपोल बेसिकली दो पोल, यानी जिस पे दो चार्ज और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है। पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए वो भी, बट दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो नॉट डाइपोल, नॉट अ डाइपोल। अच्छा, एक चीज और बताओ, इनके बीच का जो सेपरेशन है ना बच्चों, उसको मैं डी मान लेता हूं। अब रियलिटी में जब ये डी के बारे में चर्चा करते हैं ना हम लोग, तो ये डी बहुत छोटा होता है। जैसे HCl इज अगेन अ डाइपोल, क्योंकि H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच का जो ये सेपरेशन होता है ना, जिसको हम लोगों ने डी बोला है, नाउ दिस सेपरेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल मैं बताता हूं। HCl के बीच का जो सेपरेशन है ना, दैट इज 1.27 एंगस्ट्रोम, यानी 1.27 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब खुद सोच के बताओ, ये -10 मीटर बहुत बड़ा बहुत छोटा। यानी अगर
बहुत 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 छोटा है, यानी 0.0000000 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 7 ये है भाई। सही किया मैंने? नहीं 8 9 10 11 12, हाँ ये हो गया। ये देखो इतना मीटर। अरे भाई मैथ्स की टर्म में दिस इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली टेंस टू 0। तो एक तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए बच्चों कि डाइपोल जिसके पास दो पोल होते हैं, वन इज पॉजिटिव सेकेंड वन इज नेगेटिव, और इसका नेट चार्ज अगर मैं पूरा मानूं तो इसका नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम कितना होगा, 0। नेट चार्ज क्यू नेट कितना होने वाला है, 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होने वाला है, पहली बात। लेकिन हमारे पास बहुत सारे डाइपोल ऐसे भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट डाइपोल। ध्यान से सुनना बच्चों, कंपोजिट डाइपोल भी होते हैं जो देखने में नहीं लगेंगे कि अरे सर ये कैसे डाइपोल हो गया, ये तो नहीं होता है। देखिए मैं बताता हूं, अभी आपको समझा भी देता हूं, समझना, फिर न्यूमेरिकली भी करेंगे हम लोग। -2q + q + q, बताइए देख के समझ में आ रहा है कि क्या ये एक डाइपोल है क्या? सभी बच्चे बोलेंगे क्या ये एक डाइपोल है या नहीं है? हाँ, डाइपोल का तो मतलब ये होता है दो पोल होंगे। अरे ये तो सर बहुत बदतमीजों वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। सुनो मेरी बात, ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं कंपोजिट डाइपोल। कंपोजिट डाइपोल का मतलब क्या होता है कि जो ये -2q चार्ज है ना बच्चों, इसको मैं -q और -q करके लिख सकता हूं। तो ये एक डाइपोल बना और ये एक डाइपोल बना। इसलिए कह रहा हूं कि जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें दिमाग घूमता है हर एक बच्चों का। देखिए ऐसे लिखा जाता है, अब देख के तो नहीं लगेगा कि ये कहां से डाइपोल हो गया, बट बन गया ये डाइपोल, क्योंकि इस 3q को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं q q q, और ये नेगेटिव है बाकी सारे पॉजिटिव है, तो मैं देखिए कैसे लिख सकता हूं -q -q -q। तो -q इसके साथ एक डाइपोल बना दिया, इसने इसके साथ एक डाइपोल बना दिया, इसने इसके साथ एक डाइपोल बना दिया। ऐसे डाइपोल को हम बोलते हैं कंपोजिट डाइपोल। तो अब क्वेश्चन देख के आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि हाँ यार कंपोजिट डाइपोल करके भी कुछ होता है। तो टेंशन मत लेना, कैसे सोल्व करेंगे वो प्रोसेस में भी समझाता हूं, बट बेसिक चीजें बात करें। अच्छा, तो डाइपोल हमें समझ में आ गया, दो पोल, एक पॉजिटिव नेचर एक नेगेटिव नेचर, और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए। हालांकि देखा है हम लोगों ने वो सेपरेशन इज अप्रोक्सीमेटली टेंस टू 0, बहुत छोटा सेपरेशन होता है। अब हमसे ये पूछा जाता है और इसका नेट चार्ज कितना होता है, 0। देख लिए नेट चार्ज पूरे सिस्टम का कहीं पर भी देखो 0 ही आने वाला है। -2q + q + 2 तो भी मतलब तो भी 0, यहां पर भी 0, तो q नेट ऑफ दिस सिस्टम इज ऑलवेज 0। अच्छा, अब एक बात और पूछी जाती है कि कौन डाइपोल कितना ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। एक होता है कम इफेक्टिव, एक होता है ज्यादा इफेक्टिव। तो बेसिकली उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम लोगों ने यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई जिसका नाम बोला गया डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P वेक्टर। अब P का फॉर्मूला सुन लीजिए बच्चों, इसलिए कह रहा हूं बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। P इज नथिंग बट, जैसे मैं बताऊंगा वैसे याद कर लेना। P इज डिफाइंड एज, P का मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज into their separation, into their separation। देखिए बोलिए यहां पर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब माइनस को भी पॉजिटिव ही लिखना है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब बताइए Q, और सेपरेशन का मतलब बताइए D। तो ये क्या बना, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड Q into D। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया होगा कि ये +q ये -q इनके बीच का सेपरेशन 2a है ना, और यहां से डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आया होगा q × 2a। ठीक है बेटा, इस 2 से ना मोहब्बत मत कर लेना, आपको ध्यान क्या रखना है भैया, 2a सेपरेशन था टोटल, 2a सेपरेशन था टोटल, यहां टोटल सेपरेशन D है। तो कई बच्चे जब क्वेश्चन आता है ना
कि Q, ये बच्चा, ये हम जनरली क्लासेस में ये रटवा दिया जाता है Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए, और बच्चा रट भी लेता है कि दिस इज डाइपोल मोमेंट। अब क्वेश्चन आया प्लस Q माइनस Q सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, वट एवर जो भी है, ठीक है ना। तो बच्चा क्या करता है, Q की वैल्यू रखेगा, मान लो ये 2 माइक्रोकुलाम, ये -2 माइक्रोकुलाम, तो डाइपोल बन गया। 2 की वैल्यू रखेगा यहां पर, ये 2 एज इट इज रखने देता है, और A की वैल्यू ये 2 सेंटीमीटर रख देता है, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। आपको याद क्या करना है, डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड देयर सेपरेशन। वो सेपरेशन कितना भी हो सकता है, इट मे बी 2 सेंटीमीटर, मे बी 1 सेंटीमीटर, मे बी 0.1 सेंटीमीटर, मे बी 0.01 सेंटीमीटर, मे बी एनीथिंग। आपको ये 2 के साथ मोहब्बत नहीं करनी, आपको तो फॉर्मूला ये याद रखना है बस, दैट्स इट। जल्दी बताइए। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड आया है, अब हमसे बोला जाता है डायरेक्शन, तो बच्चों लेंथ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लो जी, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज इन देयर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड देयर सेपरेशन, और डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जल्दी बताइए, क्या ये सिनेरियो समझ में आया? अभी तक हम लोग बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोग ने बात किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स का फॉर्मूला बोलिए, KQ/R²। पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द सोर्स, नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स द सोर्स। या तो हमें ऐसे याद रखना है, नहीं तो एक तरीका और बताया था बच्चों कि जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वहां पर मान लो 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, वहां पे फोर्स निकाल लो, तो 1 कूलम पे जो भी फोर्स लगने वाला है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। दोनों तरीके आपको बता दिए थे, जौन सा आपको याद रखना है वो रख लीजिए। चलिए आप दोबारा सुनिए, सोचो। हमसे बोला गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज, बड़ा लिख देते हैं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। तो डाइपोल मोमेंट कितना बना, पहले तो ये लिख लेते हैं, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बन गया बच्चों Q इंटू 2a। कहीं जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। अच्छा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये वाली लाइन बच्चों, इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं तो इस लाइन को कहलाई जाती है, दिस इज एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, दिस इज एक्सियल लाइन। अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। आप समझने की कोशिश करना बच्चों। तो वो बोल रहे इस एक्सियल लाइन पर कहीं पर भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में ही बात करनी है। अब एक बात बताइए, ये 2a बताइए, ये 2a बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है? ये 2a बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, अभी बताया था 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो ये इतना छोटा होता है कि बच्चों ये ना ऑलमोस्ट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑलमोस्ट पास होते हैं, ऑलमोस्ट पास। हम डिफरेंशिएट, अब सोचो ना 1.2 एंगस्ट्रॉम कितना है, 1 mm बताइए, 1 mm इतना सा होता है सर, स्केल में 2 डंडों के बीच का एक दूरी 1 mm होती है। लेकिन ये तो भाई 1 mm से भी कितना छोटा है, कितना छोटा है। तो ये दोनों चार्जेस आर मतलब अप्रोक्सीमेटली दोनों पास है, बहुत पास दिखाने के लिए इतना दूर दिखाया गया। अच्छा, तो इनका सेंटर, सारी चीजें जो कि ये दोनों बहुत पास है, तो ना तो मैं यहां से मेजर कर सकता हूं, ना मैं यहां से मेजर कर लेता हूं। तो हमने बोला कि इनके सेंटर से पॉइंट मेजर कर लो, सेंटर। दैट्स वाई ये 2a माना है कि अगर मैं इस O पॉइंट को सेंटर मान लूं तो ये दूरी भी कितनी है बच्चों, a, और ये दूरी भी कितनी है बच्चों, a। बोलो समझ में आया? सेंटर से सारी चीजों को मेजर करने वाले, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। अब याद करना, ध्यान से सुन लेना, पहली बात, डाइपोल मोमेंट P वेक्टर, डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये रही P वेक्टर की डायरेक्शन। चलिए किस पॉइंट पे निकालना है, मान लो ये वो वाला पॉइंट है P पॉइंट।
अब ये वाला P पॉइंट सेंटर से, इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है उसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। तो ये हुआ मेरा पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, ये हुआ मेरा R वेक्टर। बच्चों प्लीज माइक म्यूट करो जिसका भी ये ऑन है। हाँ, ये मेरे पास हुआ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना है और इस P पॉइंट पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल निकाल दो। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले इसके कारण निकालो, फिर इसके कारण निकालो, दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दो। चलो वेक्टोरियली ऐड करके देखते हैं, जल्दी देखेंगे अब वेक्टोरियली कैसे ऐड करेंगे। तो ये P पॉइंट, अब देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, पहले तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन किधर होने वाली है, माइनस क्यू के कारण टूवर्ड्स द चार्ज, यानी इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E ड्यू टू माइनस क्यू, E ड्यू टू माइनस क्यू, समझ में आया, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इसके कारण टूवर्ड्स। अच्छा, इसके कारण किधर होगी, इसके कारण होगी सर अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी दिस इज E ड्यू टू प्लस क्यू। अब हमें यहां से क्या समझ में आया, सर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें यहां से समझ में आया बच्चों कि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट में होने वाली है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट में होने वाली है। तो P पॉइंट पर देखो खड़े होके, एक आपको राइट में ले जाते हुए दिखाई देगा, एक आपको लेफ्ट में जाने की कोशिश करेगी। आप किधर जाओगे, आंसर है जिधर फोर्स ज्यादा, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा होगी हम उधर भगते चले जाएंगे, जिधर कम होगी हम उधर नहीं जाने वाले। तो अब हमें यह चेक करना है कि E प्लस क्यू बड़ा है या E माइनस क्यू बड़ा है। जो भी बड़ा है वेक्टोरियली ऐड क्या करते, एक ही लाइन के लोगे, तो बड़े वाले में से एक को पॉजिटिव मान लेना, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो अगर आपने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो ये वाली डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और आप उल्टा भी कर सकते हो, आप इस डायरेक्शन को नेगेटिव पॉजिटिव मान सकते हो, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बट अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि राइट में जाने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, तो लेफ्ट में जाने वाली नेगेटिव, दैट्स इट। चलिए अब हम बात करेंगे, अब हमें सुपर पोजिशन का फॉर्मूला लगा के ना E, इनका नाम दे दूं A O B एंड दिस इज P। चलिए तो E ड्यू टू माइनस क्यू, E ड्यू टू माइनस क्यू निकालते हैं। तो देखिए माइनस क्यू के कारण क्या करेंगे, K Q बाय R स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का सेपरेशन देखो बच्चों, दिस इज A, दिस इज R, तो ये सेपरेशन कितना हो गया बच्चों, A प्लस R, या यू कैन से R प्लस A। फॉर्मूला क्या बना, K Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर है, P से B की डायरेक्शन में, अलोंग PB, P से B की तरफ आ रही है, ठीक है। चलो अब E प्लस क्यू देखिए, E प्लस क्यू फॉर्मूला K Q बाय ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस मुझे R गिवन है, ये डिस्टेंस मुझे A गिवन है, तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा बच्चों, R माइनस A। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बना बच्चों, K Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर है बच्चों, B से P की डायरेक्शन में, यानी अलोंग BP, अलोंग BP। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो आपने ये R माना है ना, देखिए पहली बात सुनिए, जो ये सेपरेशन था, ये वाला सेपरेशन, इसको मैं D मान लेता हूं फॉर ए टाइम बिंग, और मैं लिख दूंगा D इक्वल टू 2A। और जो ये वाला दूरी माना है ये R। अब जो D है ना, D तो खुद एंगस्ट्रोम में है, एंगस्ट्रोम में। अब अगर R की वैल्यू मान लो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर हुई, कि भैया डाइपोल से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे बताओ, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे बताओ, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बताओ, तो देखना 1 सेंटीमीटर 1 एंगस्ट्रोम से बहुत बड़ा है। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं हम 10 की पावर -2 मीटर, और 1 एंगस्ट्रोम को क्या लिखते हैं बच्चों हम, 10 की पावर -10 मीटर। खुद सोच के बताओ कौन ज्यादा बड़ा है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज वेरी 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 बड़ा देन 1 एंगस्ट्रोम। सिमिलरली यहां पे क्या लिखना है, कंडीशन है ये कि R इज वेरी 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 ग्रेटर देन D, और D क्या है, डाइपोल के बीच की दूरी, ये वाली D। ये कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन
डी। चलिए अब हमें समझ में आया कि P एक राइट में एक लेफ्ट में, देखो कौन बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी क्वांटिटी बड़ी, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का सेम है। तो डिनोमिनेटर ई क्यू का छोटा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ई पॉजिटिव क्यू का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन ई माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड से। तो भैया इनको वेक्टोरियली ऐड कर दो। मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी बच्चों। तो ई एक्सियल कितना आने वाला है, ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड माइनस ई माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड को। ठीक है, चलिए माइनस क्यों है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए अब फॉर्मूला देखिए, यहां पर क्या है बच्चों, के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चलिए के क्यू कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां तक बताइए कहानी समझ में आई क्या? हाँ, अब मैं ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन मैं रब कर रहा हूं। चलिए ना, दो चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये, और दूसरी कंडीशन हमने क्या मानी है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। डी ये सेपरेशन है। चलिए अब जल्दी जल्दी करते, के क्यू का फॉर्मूला देखिए, ई एक्सियल, ई नेट या ई एक्सियल जो भी आप लिखना चाहे, के क्यू बाहर, यहां पे देखिए आर माइनस ए आर प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, नीचे लिख लेते हैं इसको, ये क्या बन जाएगा, के क्यू, फॉर्मूला देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। समझ में आया क्या? आर माइनस ए आर प्लस ए, एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, और a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दोनों की पावर क्या है, स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। चलो अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो इधर फॉर्मूला खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r इंटू ए। आप देखना बीच में नेगेटिव साइन है बच्चों, तो यहां पे फॉर्मूला खोलोगे r माइनस ए का होल स्क्वायर, लेकिन ध्यान क्या रखना, बीच में माइनस साइन है, तो जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस में हो जाएगी। तो ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो माइनस का साइन बाहर साथ साथ चलने वाला है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra। देखो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर, ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मारा, तो व्हाट विल वी हैव, के क्यू 2ra 4ra डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ये एग्जैक्टली फॉर्मूला ये बना, दिस इज रियल फॉर्मूला बच्चों, सुनना ध्यान से, दिस इज रियल फॉर्मूला। अब हम इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाते। अब एक बार बताइए मुझे, ई नेट बड़े में से छोटे वाले को माइनस किया है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस किया है, तो जिधर बड़ा किधर है, ई प्लस क्यू बड़ा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। और ये किसकी डायरेक्शन थी बच्चों, देखिए नीचे लिखा था हम लोगों ने पी वेक्टर क्या था, डाइपोल मोमेंट कहां से क्या होते हैं, माइनस से पॉजिटिव, यानी डाइपोल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और ई एक्सियल भी इसी डायरेक्शन में है, तो हमें याद क्या रखना है कि ई एक्सियल इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट, जिधर डाइपोल मोमेंट है उधर ही ई एक्सियल है। एक्सियल लाइन जो डाइपोल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे बच्चों, अलोंग द डाइपोल मोमेंट। अच्छा ये तो है हमारे पास रियल फॉर्मूला। अब इसमें हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अप्रोक्सीमेशन देखिए क्या हुआ, देखो क्या हुआ, और ये अप्रोक्सीमेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है। तो हमने क्या बोला था, आर बहुत बड़ा है डी से, डी एंगस्ट्रोम में है, सोचो 10 की पावर माइनस 10 की पावर 2 कर दूं, स्क्वायर कर दिया, अरे सर ये तो 10 की पावर माइनस 20 बन गया, यानी और छोटी टर्म बन गई है। तो यहां पे देखिए ए क्या है बच्चों, दोनों के बीच के सेपरेशन एंगस्ट्रोम में है, एंगस्ट्रोम का भी क्या कर दिया, स्क्वायर,
तो अब हम अप्रोक्सीमेशन क्या लगेंगे, सिंस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देयरफॉर a स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग्स टू 0। देखो 10 की पावर -20 यार बिल्कुल 0 है भाई, अब तो लिख दो। अगर बिल्कुल 0 है तो इसको यहां पे देखिए, तो ये क्या बना बच्चों, के क्यू, अब 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू आर इंटू ए। ऊपर ए मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे ए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है। दैट्स वाई मैंने बोला है कि अप्रोक्सीमेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगाने वाले हैं। तो देखिए जब ए की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो ये क्या बना, आर स्क्वायर की पावर 2 यानी आर की पावर 4। एक आर ने एक आर को कैंसिल आउट किया 3। अब यहां से देखिए Q इंटू 2a, Q इंटू 2 इंटू ए क्या बन गया बच्चों, P। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों, K 2P बाय आर क्यूब अलोंग द डाइपोल। ध्यान रखने वाली क्या बात है बच्चों कि रियल फॉर्मूला तो ये है हमारे पास, लेकिन हम में मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल्स में ये वाले फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा 2kp बाई आर क्यूब। क्यों चल जाएगा, रीजन सुनो। डाइपोल के बीच का सेपरेशन आपको बहुत छोटा गिवन होगा और आपको पूछा जाएगा 1 सेंटीमीटर पे निकालो, 2 सेंटीमीटर पे निकालो। तो अब आपका कॉमन सेंस चलने वाला है। कॉमन सेंस क्या कहता है कि कहां पर डी और आर को कंपेयर करना है। अगर डी के कंपैरिजन में आर बहुत बड़ा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, और डी के कंपैरिजन में आर कंपेरेबल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। ध्यान से सुन लेना, इफ आर एंड ए आर कंपेरेबल तो आपको ये वाला फॉर्मूला, असली वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इफ आर इज ग्रेटर देन ए तो आप इस वाले से काम चला सकते हो। जल्दी बताइए क्या दोनों फॉर्मूलेज में समझ में आया कौन सा फॉर्मूला कब यूज होना है। अब यहां से एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स, तो ये था हमारे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ये आया हमारे पास 2kp बाय आर क्यूब। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन डिटोरेट्स फास्टर। डिटोरेट्स का मतलब होता है कौन जल्दी, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ाएंगे कौन जल्दी खत्म होता चला जाएगा। सबसे पहले किसकी ताकत कम होती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। आंसर कौन सबसे पहले खत्म होता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स। चलिए मैं बता देता हूं। यहां पे देखिए आर की पावर क्यूब है, यहां पे आर की पावर स्क्वायर है, डिस्टेंस को बढ़ाओ डबल कर दिया तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम्स कम हो जाएगी, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स कम हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिटोरेट्स। डिटोरेट्स का मतलब होता है खत्म, वेनिश होना। डिटोरेट्स फास्टर, जैसे जैसे हम उनका सेपरेशन बढ़ाते चले जाएंगे। जल्दी बताइए क्या ये पॉइंट समझ में आया। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।